हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का आज पुनः हमारा यूट्यूब चैनल द आईक्यू क्लासेस में सभी का वेलकम है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे व्यंजन वर्ण के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखे थे व्यंजन वर्ण के बाद संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं वो पढ़ लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने से मैं स्किप मत करें। बहुत बारीकी तरह से बहुत उसमें संशोधन करके बताया गया है कि आप कहाँ पे गलत करते हैं, कहाँ पे हम लोग उसको संयुक्त व्यंजन गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, कहाँ पे गिनाया जा सकता है, वो सभी चीज़ों को आपको बताया गया है। और संयुक्त व्यंजन बनने पर कैसे उसको हम कह सकते हैं कि हाँ संयुक्त व्यंजन वर्ण है, वो सब आपको मेरा पिछला वीडियो में बताया गया है। आप उसे जाकर के देखें। और आज हम लोग का टॉपिक है अनुस्वार, ठीक है, और अनुनासिक। क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक। आज हम लोग देखेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कैसे करेंगे, उसको लिखते समय कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे अनुस्वार का निर्माण होगा, वहाँ पे हम लोग देखते हैं अनुस्वार। और इसके बाद हम लोग देखेंगे विसर्ग, ठीक है, सॉरी अनुनासिक के बारे में। तो हम लोग देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार बोलता है कि इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो पंचम वर्ण के स्थान, मतलब प्रत्येक वर्ग, आपको वर्ग बता दिया गया कि वर्ग मतलब वर्ग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा से याद रखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण, जो कि आपको 25 बताया गया है। ऐसे होते हैं 27। कितने होते हैं? 27 होते हैं। लेकिन आपको हर समय जो है कुछ कुछ किताब 25 देखने को मिलेगा। आप हाई लेवल का पढ़ाई कीजिएगा तो आपको वहां आपको 27 देखने को मिलेगा। 27 भी आपको बताया जाएगा जब हम उसके लिए व्यंजन वर्ण के लिए संपूर्ण एक वीडियो लेकर के आएंगे एक ही लेक्चर में, तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुस्वार के बारे में बोलता है। अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ये माथा हो गया, मान लीजिए कि हम लोग कोई शब्द लिखे सगम, ठीक है, सगम शब्द लिखे। अब ये इसका सगम का माथा हो गया, मतलब ये हेडलाइन हो गया, ऊपर में बिंदु बैठा देंगे, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? संगम। इसी का प्रयोग करना है, इसी को देखना है कि हाँ पंचम वर्ण है तो कैसे है, प्रयोग कहाँ करेंगे उसके बारे में। तो बताया गया कि इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह कुछ इस तरह से है। अब एग्जाम्पल देखेंगे संभव। हम लोग संगम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? संगम को हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो भी संगम ही होगा, लेकिन यहाँ पे साफ को दिखाया गया है संभव। पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले देखेंगे संभव। संभव को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं और संभव को कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन बात है कि यहाँ पे पंचम वर्ण को अनुस्वार बनाना है। क्या बनाना है? अनुस्वार, मतलब सिर्फ एक माथे पे एक बिंदु, ठीक है ना, उसे बनाने के लिए हम लोग जो पंचम वर्ण होता है उसे अनुस्वार में प्रयोग करते हैं। तो ये पंचम वर्ण आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आधा है। अब आधा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग संभव भी बोल रहे हैं, तो माँ का जो उच्चारण हो रहा है वो आधा ही हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे माँ जो लेटर आप देख रहे हैं, जो वर्ण देख रहे हैं, यह आधा है। तो ये संभव है, ये पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। और पंचम वर्ण के बाद उसको पंचम वर्ण का जो वर्ण है उसे अनुस्वार में बदला गया है। अगला एग्जांपल देखेंगे संजय। क्या है? संजय है। ये च छ ज झ इया, चा वर्ग का जो पंचमा वर्ण होता है वो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और इसको जब हम लोग पंचम वर्ण को जब अनुस्वार में बदल दिए तो यहाँ पे आगे हम लोग एक बिंदु बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि अनुस्वार इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि पंचम वर्ण मां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर दिए, अनुस्वार में मिला दिए, तब यह कुछ इस तरह से लिखाई दे रहा है। आप देखेंगे पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करेंगे और किस स्थिति में करेंगे वो देखते हैं। देखिए लिखा गया है पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार। बोलता है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण हम लोग याद किए हैं पंचमाक्षर से। कैसे याद किया है? पंचमाक्षर, मतलब कि प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला जो वर्ण होता है उसको इकट्ठा करके उसका एक नाम दिया गया है पंचमाक्षर। आप लोग याद किए होंगे, अगर नहीं ध्यान तो देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया था।
पंचमाक्षर, ठीक है ना। पंच मतलब पांच और अक्षर मतलब अक्षर, पांच वर्ण होना चाहिए। तो क्या क्या होगा, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण होगा। तो जो देखिए लिखा हुआ है, कवर्ग का लास्ट वर्ण है, चवर्ग का लास्ट वर्ण है, टवर्ग का लास्ट वर्ण है, तवर्ग का लास्ट वर्ण है और पवर्ग का लास्ट वर्ण है। इसे पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलता है कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद बोलता है कि अनुस्वार के चिन्ह के, ठीक है ना, प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण, मतलब कि अनुस्वार जब चल आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ण होगा वह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होना चाहिए। समझिए, जब हम लोग पंचम वर्ण को अनुस्वार बना देंगे, पंचमाक्षर के रूप में गिनेगा, पंचमाक्षर जो अनुस्वार में चेंज करेंगे, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ण होगा वह 25 ही वर्ण होना चाहिए। ठीक है ना, कितने वर्ण होना चाहिए, 25 वर्ण होना चाहिए। कहां से कहां तक, क से लेकर के मा तक होता है। तो साफ लिखा गया कि आने वाला वर्ण कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। अनुस्वार इसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब वह जो 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं उसी के लिए अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। अब एग्जाम्पल में दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, यहाँ लिखा हुआ है गंगा। क्या लिखा हुआ है, गंगा। यह गंगा लिखा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले गा लिखा गया है और कवर्ग का इया है, ठीक है ना, और उसके बाद लिखा गया है इस तरह से। तो ये भी हमारा गंगा, गंगा है कैसे, तो क ख ग घ अंग, ये अंग है, ठीक है ना, और अंगा में हलंत लगाया गया, तब उसका उच्चारण जो है अनुस्वार के रूप में करते हैं। और इसी को क्या किया गया है कि इसको पंचमाक्षर जो पंचमा जो वर्ण है, पंचमाक्षर जो वर्ण है कवर्ग का पांचवा जो वर्ण आ रहा है, उसको हटा करके इसे अनुस्वार के रूप में जब लिखा गया तो गंगा हमारा इस तरह से लिखाता है। आप लोग कभी कभी इस शब्द को संस्कृत के बुक में देखे होंगे, बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि गंगा यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है और सर गंगा ऐसे लिख रहे हैं, क्या दोनों एक ही शब्द है या फिर अलग है। दोनों शब्द है एक ही, दोनों का उच्चारण एक ही है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग है। एक पांचवा वर्ण को प्रयोग किया गया है और एक पांचवा वर्ण को अनुस्वार में बदल करके प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग पांचवा वर्ण को देख रहे हैं और यहाँ पे जो दिखाया गया आप लोगों को, यहाँ पे पांचवा वर्ण को अनुस्वार में बदला गया है। आगे देखते हैं झंडा। झंडा में क्या है कि झंडा हम लोग जो फहराते हैं, ठीक है ना, 3 रंगों का जो झंडा है उसमें ऑलरेडी हमारा क्या होता है कि जो टवर्ग ना होता है वो आधा होता है। क्या होता है, टवर्ग ना आधा होता है। और यहाँ पे टवर्ग ना के बाद देख रहे हैं कि यह जो है यह आने वाला स्पर्श वर्ण का ही कोई वर्ण है। तो पहले बता दिया कि अनुस्वार जब भी बनेगा तो उसके बाद आने वाला वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए, मतलब कि क से लेकर के मा तक ही होना चाहिए। वो हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि टवर्ग ना के बाद क्या आ रहा है, ड आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया कि जो टवर्ग ना है इसे अनुस्वार में बदल के झंडा को इस तरह से लिखा गया। समझ में आ रहा है। एक हमारा पांचवा वर्ण है, लेकिन पांचवा वर्ण को अनुस्वार में बदल दिए। कहां बदल दिए, अनुस्वार में। साफ आपका टॉपिक है कि पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये पांचवा वर्ण है, लेकिन इसको हम लोग अनुस्वार में बदल दिए तो हमारा झंडा इस तरह से लिखाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चंचल। आगे क्या है, चंचल है। अब ये चंचल में क्या है कि यहाँ पे इया है, ठीक है ना, चवर वाला चवर का लास्ट वर्ण है। अब ये चवर का लास्ट वर्ण तो ये तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन जब इसको हम लोग अनुस्वार में बदलेंगे, हम लोग का टॉपिक है अनुस्वार में बताना है, तो अनुस्वार में हम लोग इसको बदल रहे हैं। तो ये चंचल को क्या कर दिया गया कि इया को अनुस्वार में ला करके चंचल इस तरह से दिखाया गया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। और आगे है गंदा। क्या है, गंदा नहीं बोलते हैं, जमीन बहुत गंदा है, यह कपड़ा बहुत गंदा हो गया, पहनने लायक नहीं है, हमें साफ कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो वहां पे गंदा को क्या किया गया है कि जो गंदा में जो न जो आ रहा है पंचमाक्षर है, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण इसमें आता है। इसमें कौन सा वर्ण है, तो इसमें तवर्ग का न आ रहा है, ठीक है ना, तवर्ग का लास्ट वर्ण आ रहा है और इसको पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदला गया, मतलब कि वर्ग का पांचवा वर्ण को अनुस्वार में बदला गया। तो न को जो है यहाँ पे बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं गंदा किस तरह से दिखाया गया है। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या किया गया है, एक हम लोग देखें कंपन। क्या होता है,
कंपन, जैसे भूकंप आता है तो पैर के नीचे कंपन होना शुरू होता है। आप लोग स्मार्टफोन रखते हैं तो स्मार्टफोन कोई कॉल करता है तो हमारा फोन जो है कंपन करना शुरू कर देता है, या फिर बहुत देर तक बैठे बैठे हम लोगों का पैर जो है कंपन करना शुरू कर देता है, हाथ कंपन करना शुरू कर देता है, तो वही कंपन है, ठीक है ना। तो कंपन को क्या किया कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कंपन लिखा हुआ, जो पहले बार जो कंपन लिखा गया है इसमें क्या किया कि यह जो 5वां वर्ण है, यह पवर्ग का कौन सा वर्ण है, तो यह 5वां वर्ण है। और अनुस्वार बोलता है कि जब भी हम बदलेंगे तो हमारे बाद आने वाला वर्ण जो होना चाहिए वह स्पर्श व्यंजन वर्ण ही होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, यह स्पर्श व्यंजन वर्ण ही है। अब यह पंचमाक्षर को क्या किया कि इस अनुस्वार में जब बदला गया तो कंपन इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के नियम। अब कुछ है कि अनुस्वार को पंचमाक्षर में कब बदलेंगे उसके कुछ नियम बताए गए हैं जो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता है कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। ध्यान देना है कि जब हम लोग पंचमाक्षर को अनुस्वार में बदलेंगे, ठीक है, और पंचमाक्षर के बाद आने वाला कोई दूसरा वर्ण होगा, मतलब कि का से लेकर के माँ तक ना हो, इसके बाद का कोई और वर्ण हो, जैसे मतलब कि अंतःस्थ वर्ण होगा, ऊष्म वर्ण होगा, हम लोग का संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन वर्ण होगा, अगर ये समय से कोई वर्ण आ रहा है तो वह कभी भी हम लोग का अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। वही साफ लिखा गया है कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे नहीं छूट गया है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया था कि यहाँ पे नहीं छूट गया था, ठीक है ना। बोल रहे कि यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। बात सही है। जैसे देखिए एग्जांपल में देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या है, पंचमाक्षर तो है ना, पंचमाक्षर है, तवर्ग ना है, तवर्ग ना के बाद क्या है, कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आ रहा है नहीं, यह क्या है, ये तुम्हारा उस अंतःस्थ ऊष्म और संयुक्त व्यंजन वर्ण से कोई आ रहा है। तो जब साफ बोलता है कि जब पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो पंचमाक्षर जो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज है, उन्मुख है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वांग्मय है। तो यह बोलता है कि जहां पे कुछ अलग रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा कि यह जो है यह हमारा पंचमाक्षर में नहीं बदलेगा, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं उन्मुख। ये क्या है, उन्मुख, यह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो यह जो है बदलने वाला है, यह बदलेगा, हाँ, तो ये भी क्या होगा, ये भी बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक अन्य जो है, ठीक है ना, वो नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं आगे दिखाया गया है, पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में आए, बोलता है कि पंचम वर्ण द्वित, द्वित मतलब दो बार, द्वित मतलब क्या होता है, दो बार। तो वो बोला जाता है कि यदि पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जब साफ समझिए कि जब पंचम वर्ण दो बार आएगा एक ही स्थान पे तो वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। अब कैसा नहीं होगा, देखिए प्रसन्न लिखा हुआ है, प्रसन्न मतलब खुश होना, ठीक है, हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो यह देखिए यहाँ पे दो बार आ रहा है, एक आधा ना है, पूरा ना है, तो यह जो है अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। वही हम लोग का अन्न क्या होता है, अन्न होता है, ठीक है ना। तो यह भी जो है पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। आगे है थोड़ा सा, आगे है जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद, बोलता है कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद या र ल व ह आए तो वहां अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। बोलता है कि जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद, मतलब कि जो हम लोग जब भी बना रहे थे पंचमाक्षर का अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार के बाद अगर कोई य र ल व ह आता है तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। आप लोग को समझ में आ गया हो गया कि अनुस्वार का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे, यहाँ आप लोग देख लिए। अब हम लोग इसी में देखेंगे अनुनासिक। क्या देखेंगे, अनुनासिक। शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे अनुस्वार के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुनासिक। क्या देखेंगे,
अनुनासिक देखेंगे तो देखते हैं, बोला गया है कि जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है, मतलब कि जब हम लोग किसी स्वर का उच्चारण करेंगे, ठीक है, नासिका मतलब नाक और मुख मतलब मुंह, दोनों एक साथ में अगर दोनों का प्रयोग होगा, दोनों का उपयोग एक साथ किया जाएगा, तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। मतलब कि जब नासिका, नाक और मुंह, ठीक है ना, दोनों का प्रयोग एक साथ करेंगे तो जो निकलेगा, उससे जो ध्वनि निकलेगा, जो वर्ण जो हमारा निर्माण होगा, उसके ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु क्या लगा देंगे, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तब यह अनुनासिका कहलाता है। तब क्या कहलाता है, अनुनासिका। फिर से समझ लीजिए, अनुनासिका किसे कहेंगे कि जब हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, वर्ण को हम लोग उच्चारण करेंगे, ध्वनि निकालेंगे, ठीक है ना, और उस ध्वनि को उच्चारण करने में, उस वर्ण का उच्चारण करने में दो चीज का प्रयोग हो। क्या क्या चीज, हमारा नासिका मतलब नाक और मुंह, ठीक है ना, दोनों को जब प्रयोग होता है तब इससे बनने वाले जो वर्ण होते हैं उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। देखिए लिखाया गया है कि जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु इस तरह से रहता है। आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चंद्र बिंदु है, ठीक है ना, और ये जो देख रहे हैं ना, ये चंद्र बिंदु नहीं है। चंद्र बिंदु में क्या होगा, डॉक्टर की तरह लिखते हैं तो इसमें डॉक्टर वाला ऊपर देते हैं, उसमें एक बिंदु लगा देते हैं चांद की तरह। किसकी तरह, चांद की तरह, ठीक है ना, तो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, तब यह अनुनासिका कहलाता है। तब क्या कहलाएगा, अनुनासिका कहलाता है। अब आगे है, इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं कि सही है कि नहीं है। अब देखिए हंसना, क्या है, हंसना। जब हम लोग हंसना बोल रहे हैं तो हंसना हमारा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है, तो इससे जो हमारा जो वर्ण जो बनेगा वहां पे हम लोग चंद्र बिंदु लगाएंगे। हंसना, आंख, चांद, दांत, उस तरह से क्या हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दांत, समझ रहे हैं, दांत हो जाएगा। टांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टांग हो जाएगा। तो ये सब जो बनने वाले जो हमारा जो वर्ण आ रहे हैं उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं, अनुनासिका के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। अब है कि अनुनासिका के स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है कि बिंदु का प्रयोग करना है। चंद्र बिंदु और बिंदु में क्या अंतर है वो देखना है, ठीक है ना। तो हम लोग का टॉपिक है कि अनुनासिका के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा समझ रहे हैं ना, शिरोरेखा हो गया ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये शिरोरेखा हो गया, जैसे हम लोग माथा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठेठ मगहिया बोलते हैं माथा, ठीक है ना, ये हो गया शिरोरेखा। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो, जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा, स्वर कौन कौन है, तो स्वर तो आपको बता दिया था कि स्वर की मात्रा कितने होती, तो हम लोग स्वर की 11 संख्या बताया गया था। तो बोलता है कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि चंद्र बिंदु कब लगाएंगे, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर नहीं आएगा तो चंद्र बिंदु, और जब स्वर के ऊपर, जब हमारा कोई वर्ण के ऊपर स्वर की मात्रा होगा तब वहां पर बिंदु लगाएंगे। समझ रहे हैं। तो बताया है कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखिए, अब देखिए, ये बता रहे थे कि शिरोरेखा के ऊपर ए हो गया, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ये है भी नहीं, ये भी है, ठीक है ना। अब हो या है, क्या हुआ, अब हुआ ये है, ठीक है। अब है और है में अंतर है, क्या है, ये है और ये है। तो बोलता है कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, ठीक है ना, तब जब कोई स्वर हो, जब शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर हो तब वहां पे बिंदु का प्रयोग करेंगे, और जब ऊपर में कोई स्वर नहीं हो तब वहां पे चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। जैसे दांत में देख लीजिए अभी आप लोग, जैसे दांत में क्या ऊपर में कोई तो स्वर है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे गेंद, क्या है, गेंद, तो गा के ऊपर में क्या है, स्वर है, तो स्वर के ऊपर में बिंदु लगाएंगे। तो ये बताया गया है आप लोगों को कि जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, बिंदु, गोंद, गेंद आदि। इस तरह से आप और सब शब्दों को लिख करके देख सकते हैं, किताब से भी ढूंढ सकते हैं कि यह सही है या गलत है। ध्यान देना है कि जब शिरोरेखा के ऊपर में स्वर होगा तब बिंदु लगेगा, जब शिरोरेखा के ऊपर में स्वर नहीं होगा तब चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, आगे है हम लोग का अनुनासिका और अनुस्वार में अंतर। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है कि अनुनासिका किसे कहते हैं और अनुस्वार किसे कहते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं। अनुनासिका स्वर है, अनुनासिका क्या है, बोलता है
कि अनुनासिका जो हमारा है वह स्वर है। क्या है? अनुनासिका स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। क्या है? अनुनासिका हमारा स्वर हो गया, इसे हम लोग स्वर के गिनती में गिनेंगे, ठीक है ना। लेकिन अनुस्वार जो हो गया वो क्या हो गया? वो हम लोग का हो गया व्यंजन। तो साफ लिखा कि अनुनासिका अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में, लिखा है कि इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसके शब्दों के अर्थ में कुछ न कुछ अंतर आता है। अब अंतर कैसे आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लिखे हंस, क्या लिखे? हंस। हम लोग का हंस इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर अभी तो आप बताए थे कि जब शिरोरेखा के ऊपर में कोई स्वर नहीं होगा तो चंद्रबिंदु लगाना है, तो यहाँ पे तो कोई स्वर है नहीं, तो हम वो नहीं बता रहे, अभी अंतर में समझा रहे हैं। अंतर में क्या है कि हंस, तो हंस में क्या है कि हा के ऊपर बिंदु लगा हुआ। तो इसका कहने का मतलब है कि यह जो है एक प्रकार का बर्ड है, मतलब कि एक प्रकार का जल वाली पक्षी है। समझ रहे हैं? अब अगला है हंस। क्या है? हंस। ये हंस है, ये हंस है। हंस मतलब कि हंसना, क्रिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रिया। यहाँ पे हम लोगों को संज्ञा हो रहा है, हम लोगों का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रिया है, काम करते हैं। जैसे हंसना, हंसना रोना होता ना, है हंसना का उल्टा रोना, तो यहाँ पे है हंस, ठीक है ना। तो हंस में क्या है? क्या हंसने की क्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं आज अनुनासिका और अनुस्वार में अंतर, ठीक है। कैसे था? तो अभी हम लोग देख लिए थे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग, ठीक है। विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक है विसर्ग। बोलता है कि विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। समझ गए ना? विसर्ग क्या है? महाप्राण सूचक एक स्वर है, यह भी एक स्वर के अंतर्गत ही रखा गया है। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे कि विसर्ग जो है महाप्राण सूचक एक स्वर है, ठीक है ना। अब देखेंगे विसर्ग को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। किस तरह से डिनोट करते हैं? तो विसर्ग का संकेत, निशान, चिन्ह जो है इस तरह से होता है। तो विसर्ग एक महाप्राण सूचक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके संकेत हैं, ठीक है ना। अब इसके संकेत हैं कैसे? तो संकेत देखिए, रामः, प्रातः, स्वतः, अतः। आप इसमें लिख सकते हैं संस्कृत ग्रामर अगर लिखेंगे, ब्राह्मी मतलब संस्कृत शब्द, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं दामोदरः, क्या लिख सकते हैं? दामोदरः। या फिर लिख सकते हैं संभवतः, क्या लिखेंगे? संभवतः, ठीक है। तो यह जो लास्ट में जो देख रहे हैं लगे हुए, जो हमारा जो कुछ बोलने में भी हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, हकार की ध्वनि निकालना पड़ रहा है, तो हकार की ध्वनि निकालना ही विसर्ग कहलाता है। समझ गए? जब हम लोग किसी शब्द को बोल रहे हैं उसमें हा की ध्वनि ज्यादा उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग समझें कि यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको संस्कृत शब्दों में ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल, रामा, प्रातः, स्वतः, अतः, ठीक है। बोलता है विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है। ध्यान देंगे कि विसर्ग जो है इसे कोई अलग वर्ण के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है। वह केवल स्वर पर आश्रित है। किस पे आश्रित है? वह केवल स्वर पर आश्रित है, इसीलिए इसे स्वराश्रित कहते हैं। गलती हो गया यहाँ पे, ध्यान देंगे, इसीलिए इसे स्वराश्रित भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे स्वराश्रित। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वराश्रित किस वर्ण को कहते हैं, तो आप लोग बेहिचक, बिना सोचे और समझे तुरंत आप लोग याद होना चाहिए कि सर बताए थे विसर्ग को ही स्वराश्रित बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो है स्वर पर ही आश्रित होता है। आश्रित मतलब होता है निर्भर। तो बोलता है कि वह केवल स्वर पर आश्रित होता है, इसीलिए इसे स्वराश्रित है। इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका उच्चारण कैसे होता है? तो इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह, तो इसका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। इसका चिन्ह दो बिंदु, ठीक है ना, दो बिंदु के ऊपर एक नीचे की तरह किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, अतः, प्रातः, संभवतः, चक्षुः, केशवः, भूमे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा भूमे। तो आज हम लोग देख लिए विसर्ग के बारे में, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू बना करके देखें
और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब कराएं, उसे शेयर करें, लाइक करें। और जो बच्चों को समझने में दिक्कत है, जो आपके साथ ऐसे दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आता है, आप उनको भी इसे देखने के लिए बोलें और इसे अच्छी तरह से आप इसका अपने जीवन में उपयोग करें, ताकि अगर आपको ये सब फंडामेंटल कंप्लीट रहेगा तो आपको ये सब क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। थैंक यू माय यूट्यूब चैनल।